नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। आज है 11 जुलाई 2022 और 11 जुलाई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पूरे विस्तार के साथ। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल निश्चित ही आप लोगों की मदद करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। बन्नी ग्रासलैंड किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। तो बन्नी ग्रासलैंड गुजरात राज्य में स्थित है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सी आंसर सही हो जाएगा। इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो वन घोषणा के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए गुजरात वन विभाग 10,000 हेक्टेयर बन्नी घास के मैदानों को बहाल करेगा। बन्नी ग्रासलैंड रिजर्व गुजरात के कच्छ के रण के पास स्थित एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान है। तो आप याद रखेंगे ये तथ्य कि एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान कहाँ पर है, तो बन्नी ग्रासलैंड रिजर्व है, जो कि गुजरात के कच्छ के रण के पास है। और गुजरात के 45% चारागाह क्षेत्र को यह कवर करता है। इसमें दोनों प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र मतलब कि आर्द्रभूमि और घास के मैदान एक साथ पाए जाते हैं। और मालधारी यहाँ की एक आदिवासी चरवाहा समुदाय है। वन घोषणा की बात करें तो जर्मन सरकार व IUCN का एक वैश्विक प्रयास है। इसका लक्ष्य है कि वैश्विक रूप में यदि लक्ष्य की बात करें तो 2020 तक 150 मिलियन हेक्टेयर गैर वनीकृत एवं बंजर भूमि व 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर गैर वनीकृत एवं बंजर भूमि पर वन उगाना इसका लक्ष्य है। मतलब कि 2020 तक 150 मिलियन हेक्टेयर और 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर वन को उगाना इसका वैश्विक लक्ष्य है। यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 2020 तक 13 मिलियन हेक्टेयर और 2030 तक 8 मिलियन हेक्टेयर और मतलब कि 13 + 8 मिलियन हेक्टेयर वन उगाना इसका लक्ष्य है। इसकी स्थापना पेरिस में UNFCCC पार्टियों द्वारा 2015 में की गई थी। क्योंकि बन्नी ग्रासलैंड की बात हो रही है, बन्नी ग्रासलैंड कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। तो देख लेते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात का स्थापना दिवस 1 मई 1960 को मनाया जाता है। वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। राज्यपाल श्री आचार्य देव व्रत हैं। गुजरात के मुख्य न्यायाधीश श्री अरविंद कुमार हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। पड़ोसी राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान गुजरात के पड़ोसी राज्य हैं। और गुजरात का एकमात्र पड़ोसी देश पाकिस्तान है। इसकी प्रमुख भाषाएं गुजराती, सिंधी, उर्दू, हिंदी और मराठी हैं। गुजरात में टोटल 33 ज़िले हैं। ये 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। राज्य के पक्षी हंसावर जिसे फ्लेमिंगो कहते हैं। राज्य के पशु गिर सिंह है, जिसे हम एशियाटिक लोयन के नाम से जानते हैं, मतलब एशियाई शेर के नाम से जानते हैं। और गिर सिंह इसलिए कहते हैं कि ये गुजरात के गिर वन अभ्यारण्य में पाया जाता है। राज्य के दिवस मैंने बताया था, गुजरात का स्थापना दिवस 1 मई 1960। तो राज्य के दिवस कब मनाया जाएगा? 1 मई को। लोकसभा सीट 26 हैं, राज्यसभा सीट 11 हैं और विधानसभा सीट 182 है। दोस्तों, मैं आपको इसकी एक तरकीब बताऊंगा कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सीटें किस तरीके से याद रखनी है। तो इसका आप एक कोड बना लिया करिए। जो ये हर बार मैं जब भी आपको लिख के दूंगा तो पहले लोकसभा सीटें होंगी, फिर राज्यसभा सीटें होंगी और फिर विधानसभा सीटें होंगी। तो इसका कोड हो गया 26/11/182। तो गुजरात आप जहाँ भी लिखा देखेंगे 26/11/182 आपको याद आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको सभी राज्यों के याद करने हैं। और प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है कि फला राज्य में कितनी राज्यसभा सीटें हैं या कितनी लोकसभा सीटें हैं या कितनी विधानसभा सीटें हैं।
और कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है, तो सबसे लास्ट में विधान परिषद को भी आप ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए बीजिंग चीन में, ऑप्शन बी मुंबई भारत में, ऑप्शन सी कांडला भारत में, ऑप्शन डी लाहौर पाकिस्तान में। तो एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ कांडला भारत में स्थापित किया गया था। ठीक, इसके बारे में जानकारी लेते हैं, ये क्यों चर्चा में आया है। तो हाल ही में मानसून सत्र में सरकार की योजना उद्यम और सेवा केंद्रों के विकास विधेयक को पेश करने की है। यह विधेयक 2005 के मौजूदा विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि SEZ मतलब कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन कानून में बदलाव करेगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन को पुनर्जीवित करना तथा अधिक समावेशी आर्थिक केंद्रों को विकसित करना इसका उद्देश्य है। इसके प्रावधान SEZ देश के भीतर एक शुल्क मुक्त क्षेत्र होता है। SEZ क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? देश के भीतर एक शुल्क मुक्त क्षेत्र होता है और जहां पर पहले 5 वर्ष में 100% आयकर में छूट होती है, पहले 5 वर्ष में 100% आयकर में छूट होती है और अगले 5 वर्ष में 50% आयकर में छूट होती है। यदि वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान में 379 यानी कि 379 स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिसूचित हैं, जिनमें 265 कार्यशील हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट रीप्लान को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया था? ऑप्शन ए कपड़ा मंत्रालय, ऑप्शन बी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, ऑप्शन सी शहरी एवं आवास मंत्रालय, ऑप्शन डी जनजातीय मंत्रालय। तो हाल ही में प्रोजेक्ट रीप्लान को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने लॉन्च किया है। इसकी जानकारी देखते हैं। प्रयोज्य और पर्यावरण के अनुकूल प्लास्टिक मिश्रित हस्त निर्मित कागज को KVIC द्वारा प्रोजेक्ट रीप्लान के तहत विकसित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो पर्यावरण की रक्षा और स्थायी रोजगार के अवसरों का सृजन करना। आप लोगों को पता होगा कि 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है। ये उसी के संदर्भ में एक उपाय है। KVIC यानी कि यह खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत एक सांविधिक निकाय है। KVIC क्या है? 1956 के तहत एक सांविधिक निकाय है और यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो यह MSME मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, मतलब कि यह सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के 9वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की पुण्यतिथि कब मनाई गई है? ऑप्शन ए 1 जुलाई, ऑप्शन बी 2 जुलाई, ऑप्शन सी 8 जुलाई, ऑप्शन डी 4 जुलाई। तो हाल ही में 8 जुलाई को हमारे देश के 9वें प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर की पुण्यतिथि मनाई गई है। इस प्रकार इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनका जन्म 1 जुलाई 1927 में गांव इब्राहिमपट्टी जो कि बलिया ज़िले में पड़ता है, और बलिया कहाँ पर है? यूपी में है, में हुआ था। पहले ये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी यानी कि PSP के साथ जुड़े थे और बाद में ये जनता दल से जुड़े और जनता दल से ही चुनाव जीतकर ये प्रधानमंत्री भी बने थे। 1960 के दशक में कृष्णकांत, मोहन धारिया, रामधन तथा चंद्रशेखर के गुट को यंग तुर्क की उपाधि दी गई और आपातकाल में जब इन्हें जेल भेज दिया गया था तो जेल में इन्होंने एक कृति लिखी, मेरी जेल डायरी, मेरी जेल डायरी के नाम से एक कृति लिखी। नेक्स्ट, हाल ही में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी कि DPIIT द्वारा राज्य की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 जारी की गई है। यह इसका कौन सा संस्करण है? ऑप्शन ए
दूसरा ऑप्शन बी, तीसरा ऑप्शन सी, चौथा ऑप्शन डी, पांचवा। तो यह इस रिपोर्ट का तीसरा संस्करण है। पहली रिपोर्ट 2018 में इनके द्वारा जारी की गई थी। DPIIT यानी कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक विभाग है। DPIIT किसका विभाग है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का विभाग। वर्तमान में हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन हैं? तो पीयूष गोयल हैं। यह 2018 से स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग जारी कर रहा है। इस रैंकिंग में राज्यों को 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहली श्रेणी में बड़े राज्य और दूसरी श्रेणी में केंद्र शासित प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों की रैंकिंग की जाती है और इसके परिणामों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ, पहली श्रेणी जो होती है वो होती है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शक और दूसरी शीर्ष प्रदर्शक और कुछ 3 अन्य श्रेणियां होती हैं, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शक श्रेणी में देखें तो बड़े राज्यों में गुजरात लगातार तीसरी बार टॉप पर रहा है और दूसरे स्थान पर कर्नाटक रहा है। शीर्ष प्रदर्शक की बात करें तो केरल पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है और उड़ीसा तीसरे स्थान पर है। केंद्र शासित प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में मेघालय शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि जम्मू और कश्मीर इस श्रेणी में शीर्ष प्रदर्शन करता रहा है। स्टार्टअप से जुड़ी प्रमुख योजनाओं की बात करें तो समृद्धि स्कीम, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड और मुद्रा योजना इसकी प्रमुख योजनाएं हैं। क्वेश्चन 6, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय उद्योग परिसंघ को शॉर्ट में CII के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए तपन कुमार डेका, ऑप्शन बी सतीश चंद्र, ऑप्शन सी R दिनेश, ऑप्शन डी P उदय कुमार। तो हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष R दिनेश को चुना गया। इस प्रकार इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अन्य ऑप्शंस को देख लेते हैं। तपन कुमार डेका कौन है? तो तपन कुमार डेका को हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो का प्रमुख चुना गया है। ऑप्शन बी जो इसमें दिया है सतीश चंद्र, तो सतीश चंद्र को हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर चुना गया है। ऑप्शन डी में जो ये P उदय कुमार हैं, इनको NSIC के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और बात हो रही है भारतीय उद्योग परिसंघ की, तो भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना 1895 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोकिया ने उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IIT कानपुर, ऑप्शन सी IIT मद्रास, ऑप्शन डी IISc बेंगलुरु। तो नोकिया ने उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए IISc बेंगलुरु के साथ साझेदारी की है। तो नोकिया की बात हो रही है, तो नोकिया ये फिनलैंड की कंपनी है। नोकिया कहाँ की कंपनी है? फिनलैंड की कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में है। अब चूंकि बेंगलुरु की बात हुई है, बेंगलुरु कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तो कर्नाटक राज्य के बारे में जानकारी ले लेते हैं। कर्नाटक का स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को मनाया जाता है। वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई हैं, राज्यपाल श्री थावरचंद्र गहलोत हैं, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं, राजधानी बेंगलुरु है। पड़ोसी राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इसके पड़ोसी राज्य हैं। प्रमुख भाषाएं कन्नड़ और तेलुगु हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इसमें 30 जिले हैं। राज्य के पुष्प कमल है, राज्य के वृक्ष चंदन का पेड़ है, राज्य के पक्षी नीलकंठ है और राज्य के पशु भारतीय हाथी है। राज्य के दिवस 1 नवंबर को बनाया जाता है। लोकसभा सीट 28 हैं, राज्यसभा सीट 12 हैं, विधानसभा सीट 224 हैं, विधान परिषद सीट 75 हैं। तो इसका कोड हो जाएगा 28 12 224 75। कितना हो जाएगा कर्नाटक का कोड? 28 12 224 75।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? ऑप्शन ए अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी स्मृति ईरानी, ऑप्शन डी अमित शाह। तो हाल ही में हमारे रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 8वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अब यहाँ पर ब्रिक्स की बात हो रही है, तो ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। और जिस समय पर इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसका नाम ब्रिक्स नहीं था बल्कि केवल ब्रिक था। और ब्रिक की एक एक शब्द में एक एक देश का नाम है, जैसे कि बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना। इसमें ये के बाई मिस्टेक से लिखा हुआ है तो के को आप नेगलेक्ट करेंगे। ये ब्रिक्स जो है BRICS है, केवल BRICS। तो पहले जो गठन हुआ था 2006 में वो BRIC यानी ब्रिक का हुआ था, इस के को आप काट देंगे इसमें से। तो 2006 में जो गठन हुआ था वो ब्रिक नाम से हुआ था, मतलब कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना ने इसका गठन किया था। इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो 2009 में हुआ था और इसमें एस शब्द मतलब BRIC और प्लस एस मतलब कि साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा था। इसका 13वां शिखर सम्मेलन भारत में 2021 में आयोजित किया गया था और 14वां शिखर सम्मेलन चीन में 2022 में आयोजित किया गया है। तो और इसके सम्मेलन बिल्कुल जिस क्रम में ये नाम लिखे हुए हैं ब्रिक्स लिखा हुआ है उसी क्रम में आयोजित होता है। तो पहले इंडिया आ रहा है, मतलब पहले BRI इंडिया आया, चाइना आया, तो इसके बाद कहाँ पर होगा इसका शिखर सम्मेलन? इसके बाद एस आ जाएगा तो साउथ अफ्रीका में। और साउथ अफ्रीका इसका सदस्य कब बना है? तो 2010 में। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने जंगली प्रजातियों के सतत उपयोग पर आकलन की रिपोर्ट को अपने 9वें सम्मेलन में जारी किया है? ऑप्शन ए IPBES, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी FAO, ऑप्शन डी ILO। तो हाल ही में जंगली प्रजातियों के सतत उपयोग पर आकलन की रिपोर्ट अपने 9वें सम्मेलन में जारी किसने की है? तो IPBES ने। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। IPBES इसकी फुल फॉर्म द इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस, यानी कि जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच। इसकी स्थापना 21 अप्रैल 2012 को 94 देशों द्वारा पनामा सिटी में की गई थी और वर्तमान में इसके 140 सदस्य हैं। यह UN की संस्था नहीं है, लेकिन फिर भी UNEP गवर्निंग काउंसिल के प्राधिकरण के साथ यह IPBES को सचिवालय सेवाएं प्रदान कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी पंजाब। तो हाल ही में मानगढ़ पहाड़ी को राजस्थान में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा। क्यों किया जाएगा देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री तरुण विजय के नेतृत्व में एक टीम ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में राजस्थान में मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह पहाड़ी राजस्थान के भील स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित है। ठीक, बात राजस्थान की हो रही है तो राजस्थान के बारे में जानकारी देख लेते हैं। राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च 1949, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी से, राज्यपाल श्री के कलराज मिश्र, मुख्य न्यायाधीश श्री SS शिंदे, राजधानी जयपुर यानी कि पिंक सिटी, और जयपुर आते ही आपको याद आना चाहिए गुलाबी शहर यानी कि पिंक सिटी। और जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो जयसिंह द्वितीय ने की थी। पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं गुजरात हैं। पड़ोसी देश एकमात्र पाकिस्तान है। और
प्रमुख भाषाएं हिंदी, राजस्थानी हैं। जिलों की संख्या 33 है। राज्य के पुष्प रोहिड़ा, राज्य के वृक्ष खजेड़ी, राज्य के पशु ऊंट, राज्य के पक्षी गोडावण और राज्य के खेल बास्केटबॉल। राज्य के दिवस 30 मार्च। लोकसभा सीटों की संख्या 25 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। विधानसभा सीटों की संख्या 200 है। इस प्रकार राजस्थान का कोड हो जाता है 2510-200। कितना हो जाता है? 2510-200। नेक्स्ट कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं राजस्थान से रिलेटेड। राजस्थान में हाल ही में क्या क्या कार्य किए गए हैं। तो राजस्थान सरकार स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक हाल ही में पेश करने जा रही है। राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है और अडानी ग्रीन आर्म ने भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर में चालू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैन कुरिंजी बचाओ अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो चैन कुरिंजी बचाओ अभियान हाल ही में केरल में शुरू किया गया है। देख लेते हैं क्यों किया गया है। तो अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व की पौधे की एक प्रजाति ग्लूटा ट्रेका कोरिका को स्थानीय रूप से चैन कुरिंजी के नाम से जाना जाता है। सेदुर्नी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम इसी के नाम पर पड़ा है। चैन कुरिंजी बहुत ही संवेदनशील पौधा है और जलवायु परिवर्तन के लिए भी ये अति संवेदनशील माना जाता है। वर्तमान में इसकी उत्पादकता में मतलब कि रिप्रोडक्टिविटी में कमी आई है, जिसके कारण इनकी संख्या में लगातार कमी आ रही है और इसके फल फूल खराब हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात में किया जाएगा और 2020 में होने थे ये खेल, लेकिन कोविड-19 के कारण नहीं हुए और अब ये खेल 7 साल बाद इनका आयोजन किया जा रहा है। तो गुजरात की बात हो रही है, गुजरात राज्य को अभी हमने डिस्कस किया है। तो इसके अन्य और करंट अफेयर्स को देख लेते हैं गुजरात से रिलेटेड। तो स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? गुजरात के सूरत में किया गया। ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवरी करने वाला पहला राज्य गुजरात बना। बालिका पंचायत शुरू करने वाला पहला राज्य भी गुजरात बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट 1 नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है? ऑप्शन ए IIT कानपुर, ऑप्शन बी IIT दिल्ली, ऑप्शन सी IISc बेंगलुरु, ऑप्शन डी IIT खड़गपुर। तो हाल ही में IISc बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट 1 नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है। तो आज की वीडियो में दोस्तों यही क्वेश्चन थे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।